Good morning, respected parents and my dear students. Welcome again in mathematics classes. I hope you are doing your work regularly and safe at your home. तो आज हम चैप्टर 12 स्टार्ट करेंगे जो कि है आपके पास डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन बिल्कुल इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व। तो आज हम पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर इसके बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि अगर कोई एक वैल्यू वेरी कर रही है तो उसके साथ वो जो दूसरी वैल्यू है, कोई भी आप टू वैल्यूज ले रहे हो, अगर एक वैल्यू वेरी कर रही है तो उसके साथ वो दूसरी वैल्यू भी वेरी कर रही है। अगर वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो सेकंड वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो वो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर एक दूसरे के प्रोपोर्शन में। जैसे कि आप एक एग्जांपल से लेके देखो, कोई भी कार है वो 10 किलोमीटर 1 आवर में कवर कर लेती है, तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कवर करेगी सेम स्पीड से, एंड 30 किलोमीटर 3 आवर्स में कवर करेगी, 40 किलोमीटर 4 आवर्स में कवर करेगी। ऐसे ही अगर हम कॉस्ट लें, अगर आपके पास 2 बुक्स का कॉस्ट 50 रुपीज है, नोटबुक है, बुक्स है, अगर उसके बाद 1 बुक का क्या होगा 25 रुपीज। देन अगर आप 3 बुक्स का लो, ऐसे पहले मैंने क्या किया देखो, 2 बुक का प्राइस था 50 रुपीज यानी, और उसके बाद हमने 1 बुक यानी क्या, अगर आप यहाँ पर बुक की क्वांटिटी डिक्रीज कर दी तो प्राइस भी डिक्रीज हो गया। 3 बुक्स का प्राइस क्या होगा हमारे पास 75 रुपीज। तो आप क्या देखते हो कि जो एक आर्टिकल है, कुछ भी क्वांटिटी अगर वो एक इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ सेकंड भी इंक्रीज कर रही है, और एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ सेकंड भी डिक्रीज हो रही है। तो आप ऐसे इसमें रिलेशन लेके फाइंड आउट करोगे। तो जब हम अब हम एग्जांपल लेते हैं x एंड y, तो हमारे पास टर्म है, अगर x वेरी कर रहा है तो y भी वेरी कर रहा है, x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों जो नंबर की रेशियो है, रेशियो को हम p/q फॉर्म में लिखते हैं, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया, तो जो ये रेशियो है ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। जैसे आप यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, ये x है और ये y है, तो 10/1 इक्वल्स टू 10, 20/2 इक्वल्स टू 10, 30/2 इक्वल्स टू 10, एंड 4 करोगे तो भी क्या आएगा आपके पास 10 ही आएगा। तो क्या टर्म आ रही है हमारे पास, कांस्टेंट 10 आ रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर आप इधर देखो 2/50 करोगे तो क्या होगा 1/25, एंड 1/25 करेंगे तो भी 1/25 ही आ रहा है, और 3/75 करेंगे तो 1/25 ही आ रहा है। तो ये वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो जब भी x एंड y वेरी कर रहे हैं दूसरे के साथ, या डिक्रीज हो रहे हैं इंक्रीज हो रहे हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो उसका मतलब क्या है कि x1 एंड y1 इक्वल्स टू x2 एंड y2 इक्वल्स टू x3 एंड y3। ये हमारे पास काफी सारे टर्म क्वेश्चन होंगे, अप टू सॉन इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो k, और k क्या है, कांस्टेंट के लिए यूज कर रहे हैं k। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कर रहे हैं कि x क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है y के। ये साइन प्रोपोर्शन का होता है। इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं k, कोई भी एक वैल्यू लोगे, और यहाँ से अगर आप k की वैल्यू फाइंड करो तो वो क्या होगी x/y। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ये आगे आगे xy था यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c और a2 a3 b3, आप कैसे भी टर्म्स को ले सकते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो वो वैल्यू क्या होगी उनकी, अब उनकी रेशियो फाइंड आउट करोगे तो वो कांस्टेंट होगा। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन था। इसका मतलब क्या है कि अगर एक वैल्यू वेरी कर रही है तो उसके साथ सेकंड वैल्यू भी वेरी करेगी, अगर एक वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो उसके साथ सेकंड वैल्यू भी डिक्रीज करेगी। तो जो आपके कॉस्ट वाले क्वेश्चंस है वो सभी क्या है, इन चीजों पर डिपेंड करते हैं। कॉस्ट है, आपकी डिस्टेंस और टाइम है, वो सभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वर्क करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 12A स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 12A क्या है कि आपके पास एक टेबल गिवन है, आपको ये चेक करना है कि x और y हमारे प्रोपोर्शन में है या नहीं है। हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर रहे हैं, हम यही चेक करेंगे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शन में चेक करना हो या गिवन हो तो आप क्या चेक करोगे, x1 upon y1 equals to x2 upon y2 equals to x3 upon y3 equals to x4 upon y4 up to so on equals to constant।
x4 x5 एंड y1 y2 y3 y4 एंड y5। तो आप इन सभी x और y का रेशियो फाइंड आउट करके देखोगे। तो पहले हम निकालते हैं x1 अपॉन y1, तो 3/9 कैंसिल आउट किया तो क्या हुआ हमारे पास 1/3, x2 बाय y2 5/15 1/3 आ रहा है यहाँ से भी, x3 बाय y3 x8/24 is 1/3, 11/33 is also 1/3 and 26/78 is also 1/3। तो अब क्या देखते हो कि जब हमने इनका रेशियो फाइंड आउट किया x बाय y, x और y का जब हमने रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो सभी टर्म क्या आ रही है हमारी कांस्टेंट आ रही है। तो x और y क्या हमारे प्रोपोर्शन में है। अब सेकंड पार्ट में चेक करते हैं कि प्रोपोर्शन में है या नहीं है। तो वही हमें x1 अपॉन y1 की वैल्यू निकालनी है। तो 2.5/10 इक्वल्स टू 1/4, पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, एक जीरो होगा 100, 25 25 25 तो होगा 100 एंड 4/16 इज आल्सो 1/4, 7.5 अपॉन 30 इज आल्सो 1/4, 10/40 इज आल्सो 1/4, बट 14/42 इज 1/3 इक्वल टू 1/3 होगा। हम क्या देखते हैं हमारा x1 अपॉन y1, x2 अपॉन y2, x3 अपॉन y3, x4 अपॉन y4 तो 1/4 के इक्वल आ रहा है, लेकिन x5 बाय y5 1/4 के इक्वल नहीं है, ये तो 1/3 में है। तो x एंड y आर नॉट प्रोपोर्शनल। अगर आप रेशियो फाइंड आउट कर रहे हो और वो जो रेशियो है कांस्टेंट है, सभी जगह फिक्स है, तो वो प्रोपोर्शन में होगा, नहीं तो टर्म प्रोपोर्शन में नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, इसमें एक पार्ट और है वो आपको खुद ट्राई करना है, चेक करना है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड कराती हूँ। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास कि इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x और y एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 y1 एंड x2 इन द टेबल गिवन बिलो। जो आपको टेबल दी गई है उसमें से x1 x2 y1 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले ये क्या है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। तो मैंने आपको बताया था जब भी x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम क्या लिख सकते हैं x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 और ये कांस्टेंट के इक्वल होंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम 2 टर्म्स लेके चलेंगे, जैसे 3/72 एंड इक्वल्स टू x1 बाय 120। तो 3/72 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू हमें नहीं पता फाइंड आउट करनी है, और y2 क्या है आपके पास, क्या हमारे पास 120, यहाँ तो x दे रखा है या कुछ भी आपके पास टर्म हो सकती है। अब मुझे इस x की वैल्यू चाहिए, तो उस x की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाई बाय x1। तो अब 120 इंटू 3 अपॉन 72, इधर मल्टीप्लाई में यहाँ का डिवाइड में इक्वल्स टू x1। आप कैंसिल आउट कर लो, 3 से कैंसिल आउट कर लेते, 3 बन 3, 3 2 6, 3 4 एंड 24 बन 24 एंड 24 5 से 120। तो क्या आंसर है x1 की वैल्यू। अब हमारे पास अब हमें नेक्स्ट x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x2 की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे कि 3/72 लोगे, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट वैल्यू है, इक्वल्स टू अभी ये टर्म लिया था, अभी ये वाले टर्म लेंगे x2 बाय 192, वही क्रॉस मल्टीप्लाई 192 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाई बाय x2। 72 यहाँ अपॉन में 3 अपॉन 72 इक्वल्स टू x2। 3 1 3, 3 2 6 एंड 3 4 12, 24 1 24, 24 8 से क्या होगा आपके पास 192। अब क्या वैल्यू अभी यहाँ से x2 की वैल्यू हमारे पास हो गई 8। अब हमें y1 की वैल्यू निकालनी है। तो 3/72 हमारे पास है इक्वल्स टू 10/y1। इनके हमें इन दोनों टर्म को हमें डिवाइड करना है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, इनवर्स में डिफरेंट होगा, डायरेक्ट में आपको याद रखना है कि x1 एंड y1 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू y1 इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाई बाय 10। तो y1 इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 3। कैंसिल आउट करोगे 24 और 24 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240। तो क्या आंसर आया यहाँ पर 240। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। पहले हमने x1 की वैल्यू निकाली, x2 और y2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था कि एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में तो आपको पता है x1 y1 किसके इक्वल होता है, x2 y2, देन x3 y3, x4 अपॉन y4। ऐसे आप
आगे कितने भी टर्म्स में वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि आ ट्रक कवर अ डिस्टेंस ऑफ 510 किलोमीटर इन 34 लीटर ऑफ डीजल, हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 20 लीटर ऑफ डीजल। तो आप ये देखोगे ये क्वेश्चन हम यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं कि आपके पास एक आ गया है कि 510 किलोमीटर वो 34 लीटर में कवर कर लेता है, डीजल में कवर कर लेता है, तो आपको 20 लीटर में बताना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कर रहे हैं, तो हमें उसी ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मुझे इसमें एक टेबल फॉर्म करनी होगी, और टेबल फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या गिवन है, ये तो है डीजल इन लीटर, एंड सेकंड है हमारे पास डिस्टेंस इन किलोमीटर। जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आपको एक टेबल फॉर्म करनी है। मुझे तो x1, y1, x2, y2 की वैल्यू चाहिए। तो ये कहा गया है कि जो ट्रक है वो 34 लीटर में 510 किलोमीटर कवर कर लेता है। तो किलोमीटर और लीटर में यहाँ लिखते हैं, तो सिर्फ यहाँ पर हम नंबर लिखेंगे। तो 20 लीटर में वो कितना कवर करेगा आपको वो वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम y, a, b, c कुछ भी नंबर ले सकते हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब डीजल ज़्यादा था, तो वो जब डीजल आपके पास 34 लीटर था तो वो 510 किलोमीटर ट्रक ने ट्रेवल कर लिया है। अगर डीजल की क्वांटिटी कम कर दी जाए तो वो ज़्यादा ट्रेवल करेगा या कम ट्रेवल करेगा? तो नॉर्मल सी बात है, कम ही ट्रेवल कर पाएगा। तो ये कौन सा प्रपोर्शन हुआ, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन हुआ ना, डायरेक्ट प्रपोर्शन कि अगर हम डीजल को डिक्रीज कर रहे हैं तो डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, डिक्रीज होगा। अगर हम डीजल इंक्रीज करें तो डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। तो अब क्या फॉर्मुलेशन है, x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो जो डीजल है हमने उसको x लिया है और जो डिस्टेंस है उसको हमने y लिया है। अब पुट करो वैल्यू, 34 बाय 510 इक्वल्स टू 20 अपॉन y। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 34 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल्स टू 510 मल्टीप्लाई बाय 20। तो y की वैल्यू तो क्या आती है यहाँ से, 510 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 34। ये 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 72 जा 34, 17 3 जा 51 एंड 0 10। तो कितना आंसर आया हमारे पास, 300 किलोमीटर। तो 20 लीटर पेट्रोल में वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ देखो क्या था, डीजल 34, डीजल की हमने डिक्रीज की डीजल, तो डिस्टेंस भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास कि इफ 18 डॉल्स कॉस्ट रुपीज 630, हाउ मच डॉल कैन बी ब्रॉट फॉर रुपीज 455। ये क्या कह रहा है कि 18 डॉल्स है जिसका प्राइस आपके पास 630 रुपीज है। आपको ये बताना है कि 455 में कितने डॉल्स आएंगे। तो पहले आप क्वेश्चन में ये देखो कि वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। 18 डॉल का प्राइस 630, तो नंबर्स ऑफ डॉल कितनी है हमारे पास, टेबल फॉर्म कर लेते हैं। 18 and cost of dolls 630 rupees। अब ये पूछा गया है कि 455 रुपीज में कितनी डॉल्स परचेज की जाएंगी, आपको वो बताना है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि प्राइस कम हुआ है तो डॉल ज्यादा मिलेंगी, सेम वही डॉल्स है तो आपको ज्यादा मिलेंगी या कम मिलेंगी, क्या होगा, कम मिलेंगी। हमें तो कौन सा प्रपोर्शन है, ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि हमने अमाउंट को कम किया तो क्वांटिटी भी क्या हो गई हमारी, डिक्रीज हो गई। तो वही x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। रेशियो निकालेंगे हम यहाँ से। अब x1 की वैल्यू 18 और x2 की वैल्यू 360, x अपॉन 455 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 18 मल्टीप्लाई बाय 455 इक्वल्स टू 630 इंटू x। तो 18 मल्टीप्लाई 455 बाय 630। अब कैंसिल आउट करेंगे, इसको आप कैंसिल आउट कर लो, 5 से कैंसिल आउट कर लेते हैं। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30। अब ये किससे कैंसिल होगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 से कैंसिल आउट कर दो।
7 1 जा 7 2 7 3 जा 21। तो कितनी डॉल्स हुई वहां पर? 13 डॉल्स। तो 455 में कितनी डॉल्स परचेज की जाएंगी? 30 डॉल्स। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 8 इसी तरीके से आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इन अ मॉडल ऑफ अ शिप, एक शिप है जिसका मॉडल है, द मस्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई। जो मस्ट है वो 9 सेंटीमीटर हाई है, उसकी हाइट कितनी है? 9 सेंटीमीटर। मस्ट एक पार्ट होता है शिप का। फिर द मस्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 15 मीटर। ये कह रहा है कि जो एक्चुअल शिप है उसका जो मस्ट है वो 15 मीटर है, लेकिन जब आप उसका मॉडल फॉर्म करते हो तो आप उसको 9 सेंटीमीटर लेते हो। इफ द लेंथ ऑफ शिप इज 35 मीटर, अगर उसकी एक्चुअल लेंथ शिप की 35 मीटर है तो हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप। आपको ये बताना है कि जो मॉडल शिप है, शिप का मॉडल है, उसकी टोटल लेंथ कितनी ली जाएगी। तो सबसे पहले आप देखोगे कि जो मॉडल आप फॉर्म करोगे उससे बड़ा क्या होगा आपके पास? शिप का मॉडल होगा। तो जैसे जैसे हम मॉडल में लेंथ और हाइट इंक्रीज करते जाएंगे, ऐसे ऐसे शिप में भी हाइट और लेंथ दोनों इंक्रीज होंगे। तो ये कौन सा प्रपोर्शन हुआ हमारे पास? डायरेक्ट प्रपोर्शन। हमें ये पता लग गया डायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब यहाँ पर हमें 4 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। पहले तो एक्चुअल शिप जिसकी हमने लेंथ ली है मस्ट की और लेंथ ली है हमने शिप की। उसके बाद मॉडल ऑफ शिप जिसमें हमें लेंथ लेना है मस्ट का जो भी गिवन है, और लेंथ ऑफ शिप हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर एक्चुअल शिप है तो उसकी लेंथ ऑफ मस्ट कितनी है? 15 मीटर है, एंड लेंथ ऑफ शिप कितनी है? 35 मीटर। उसके बाद मॉडल है जो शिप का, उसमें लेंथ ऑफ मस्ट कितना है? 9 मीटर। और ये तो हमें फाइंड आउट करना है। इसको एक्स वाई जेड आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। तो वही अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। दोबारा से समझ लो, क्या था क्वेश्चन में? एक शिप है जिसका मॉडल फॉर्म किया गया है, उस मॉडल के अकॉर्डिंग ही जो एक्चुअल शिप है वो फॉर्म किया जाएगा। अगर उसमें जो मॉडल है शिप का उसकी मस्ट की हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल वो 15 मीटर बनाते हैं शिप में जो उसका मस्ट होगा। अगर उसकी लेंथ ली जाए शिप की, एक्चुअल लेंथ 35 मीटर गिवन है, तो जो मॉडल है उसका कितना होगा? तो नॉर्मल सी बात है कि जैसे 9 into 15 इंक्रीज हुआ है, ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू कम होगी और वो 35 तक इंक्रीज करेगा। तो दोनों वैल्यू एक साथ क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ शिप मॉडल है जो उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू 15, y वैल्यू 9, x2 35, y2 x ले रखा है हमने, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15x इक्वल्स टू 35 मल्टीप्लाई बाय 9, 35 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 15। कैंसिल आउट कर लो, 3 3 से 9, 3 5 से 15, 5 5 7 जा 35। तो कितना आ गया? अब 21 सेंटीमीटर आएगा, 21 मीटर आएगा। मॉडल है तो 21 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आप इसको कंप्लीट सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी बना कर सकते थे। 15 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ कर लीजिए, 35 मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ कर लीजिए। जब 2 जीरोस होंगी तो 2 जीरो से 2 जीरो वहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 आपको खुद ट्राई करना है। मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास कि आ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। जो कार है वो ट्रेवल कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कि हाउ मच डिस्टेंस वुड इट ट्रेवल इन 1 आवर 12 मिनट। ये कह रहा है कि 1 आवर 12 मिनट में कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि गिवन क्या क्या है। इसमें हमें एवरेज स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है? 50 किलोमीटर। अब आपसे ये पूछा गया है कि 1 आवर 12 मिनट्स में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि स्पीड हमारी कांस्टेंट है, 1 आवर में 50 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो 1 आवर 12 मिनट में ज्यादा करेगा या कम करेगा? ज्यादा ही करेगा। तो कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले इसकी टेबल फॉर्म करते हैं। यहाँ डिस्टेंस इन किलोमीटर और यहाँ पर टाइम इन मिनट ले लेते हैं। मिनट में इजी रहेगा सॉल्व करना। तो 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 आवर 12 मिनट इक्वल्स टू 60। तो ये इसके लिए हो गया प्लस 12 मिनट हो गया तो 72 मिनट। तो डिस्टेंस
60 मिनट में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो 72 मिनट्स में कितना ट्रैवल करेगा आपको ये बताना है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। तो ये हुआ 50/60 और x/72। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 72 अपॉन 60 इक्वल्स टू x। 60x आएगा, उसके बाद 60 अपॉन में ही लेके आना है, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 1 6 12 होगा, 6 1 6 6 2 12 12 5 से कितना होगा 60 किलोमीटर। x हमने डिस्टेंस के लिए लिया था, तो कैंसिल आया होगा 60 किलोमीटर। तो 60 मिनट में 1 आवर में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा था, 72 मिनट यानी 1 आवर 12 मिनट में 60 किलोमीटर ट्रैवल करा जाएगा। देखो स्पीड थी, वहां से हमने डिस्टेंस और टाइम खुद फाइंड आउट किया है। अगर ये कहा जाता कि 25 किलोमीटर इन पर आवर, तो डिस्टेंस होता है 25, टाइम क्या होता है वही 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 750 किलोमीटर। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 13 खुद ट्राई करोगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 11 मैन कैन डिग 6 साइड 3/4 मीटर लॉन्ग ट्रैंक इन 1 डे। ये कह रहा है कि जो 11 मेंस हैं वो 6 साइड 3/4 मीटर एक ट्रैंक है जिसको खोद रहे हैं। हाउ मच मैन शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग 27 मीटर लॉन्ग ट्रैंक ऑफ द सेम टाइम इन 1 डे। ये क्या कह रहा है कि 27 मीटर कंप्लीट इसको खोदने के लिए जो भी ट्रैंक बनाया जा रहा है, एक लंबा गड्ढा बनाया जा रहा है, उसको कंप्लीट खोदने के लिए कितने और वहां पर मेंस की जरूरत पड़ेगी। तो अब मुझे एक बात बताओ कि पहले थे 11, तो उनको चाहिए कितना वर्क कर रहे थे वो 3 साइड 6 साइड 3/4। अब हमें 27 मीटर के लिए तो वर्क ज्यादा कराना है, तो मेंस की क्वांटिटी भी क्या है चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा प्रोपोर्शन होगा ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले आप टेबल फॉर्म करते हैं। तो नंबर ऑफ मैन लेंथ ऑफ ट्रैंक। तो नंबर ऑफ एंड्स कितने हैं यहाँ पर 11, लेंथ कितनी है 6 साइड 3/4, तो मिक्स है ऊपर में किया तो 27/4। अब तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो वही x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। x1 की वैल्यू क्या है 11/27/4 इक्वल्स टू x/27। तो देखो यहाँ पर 27/4 है, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 4 इंटू में हो जाएगा 11 के अपॉन 27 इक्वल्स टू x/27। तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44/27 इक्वल्स टू x/27। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई बाय 27 इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाय 27। आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब 27 44 इंटू 27 तो यहाँ पर है, वही 27 अपॉन में इक्वल्स टू x। 27 से 27 कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ x क्या होगी आपके पास 44। 27 मीटर ट्रैंक्स को खोदने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप खुद करके देखेंगे। यहाँ पर एक्सरसाइज 12 कंप्लीट होती है। डू ऑल द क्वेश्चन इन योर नोटबुक।